स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एस के सर में। हम 12वीं क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चल रहा था हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था और एफ ब्लॉक में हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हम कर चुके थे, उनका याद करने का तरीका हम पढ़ चुके थे। यहाँ जो आज लेक्चर होने वाला है इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या रहेगा, सामान्य कैरेक्टर रहेंगे कि सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं किसके, लेंथेनॉइड्स के। लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या शो करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, भौतिक गुणधर्म होता है। क्या होता है, भौतिक गुणधर्म। हम भौतिक गुणधर्म की बात करें तो भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो लेंथेनॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि लेंथेनॉइड्स कैसे होते हैं भैया, तो आपका आंसर क्या होगा, मेटेलिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, मेटेलिक नेचर के होते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी मेटल होते हैं वो मेटल क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। इसका मतलब भौतिक गुणधर्म में कैसा क्या कहा हमने कि मेटेलिक नेचर के होते हैं सारे के सारे लेंथेनॉइड, और क्या होंगे, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, हमारे पास कंडक्टर होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक है, अब ये दिखते कैसे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जब आप बात करते हैं लेंथेनॉइड तत्वों की तो लेंथेनॉइड तत्व क्या होते हैं, श्वेत रंग के दिखते हैं। श्वेत बोले तो कैसा दिखता है, चांदी जैसा रंग होता है ना, तो चांदी जैसे रंग के ये दिखाई देते हैं। कौन, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हमें चांदी जैसे सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो वो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अंक। कितना ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं वो लेंथेनाइड तत्व दर्शाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट सुनिए, हम अगर लेंथेनॉइड की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर जनरली कंडीशंस में बात करें तो जनरली लेंथेनॉइड जो होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। जनरली +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लेंथेनॉइड की। तो लेंथेनॉइड तत्व होते हैं वो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी लेंथेनॉइड तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अगर हम किसी भी लेंथेनॉइड तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो क्या होता है, अपने बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप लिखते हैं बार बार लेंथेनॉइड में जिनोन, उसके बाद में यहाँ पे 4f आता है, 5d आता है और यहाँ पे 6s आता है। तो ये जो बाह्यतम कोश के 3 कोश हमारे पास 4f, 5d और 6s, इसमें से जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा और उसी के बेस पर क्या होती है हमारी ऑक्सीकरण अवस्था। यदि मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से 3 निकाल देता हूँ तो ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास +3 हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि क्या सभी लेंथेनॉइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही स्थायी होते हैं क्या, तो हमारा आंसर क्या होता है, नहीं। ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे लेंथेनॉइड है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। कुछ लेंथेनॉइड तत्व जो होते हैं वो +4 भी दर्शाते हैं, कुछ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं वो +2 भी दर्शाते हैं। अब ये +4 और +2 कौन कौन से एलिमेंट दर्शाते हैं और ऐसा क्यों, तो हमारा आंसर क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कोई भी एलिमेंट +4 या +2 कब दर्शाएगा, जब वो क्या होता है उस ऑक्सीकरण अवस्था में अपना स्थायित्व रखता है। जैसे मैं कहता हूँ कि सीरियम और यहाँ पे टर्बियम, ठीक है, तो सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है और टर्बियम का हमारे पास कितना होता है, कुछ ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो यहाँ पे 58 से लेकर 59, 60, 61, 62, 63 और यहाँ पे 64 और यहाँ पे 65। इसका मतलब सीरियम तो 58 नंबर पे आता है और टर्बियम जो होता है वो 65 नंबर पे आता है। अगर हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। टर्बियम का क्या होगा, जिनोन, उसके बाद यहाँ पे 4f, 5d और यहाँ पे 6s। 54 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, जिनोन के अंदर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 54 के बाद कितना बचता है, 4 बचते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 6s में 2 होते हैं और सीरियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि 4f के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 5d में भी कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम टर्बियम की बात करते हैं तो टर्बियम में क्या होगा, 6s में 2 हो जाएंगे तो 54 और 2 कितना हो गया, 56, और 56 के बाद कितना बचा, 4 और 5 कितने बचे, 9। तो यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है। अब आप इन दोनों को देखो,
ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरियम को देखो आप, पहले मैंने कहा सीरियम के पास बाह्यतम को 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो फिर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से बचेगा 4f1 और 5d1, जो कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल है नहीं है। स्टेबल विन्यास क्या होता है भैया, आप स्टेबल का मतलब क्या समझते हो, स्थायी विन्यास क्या होता है। स्थायी का मतलब क्या होता है, उसके पास कैसा हो, अक्रिय गैस विन्यास हो। कैसा हो, अक्रिय गैस विन्यास। अब इस अक्रिय गैस विन्यास के बाद अगर हम बात करें तो अक्रिय गैस विन्यास के अलावा अगर कैसा हो, अर्धपूरित विन्यास हो, क्योंकि अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है, पूर्णपूरित होता है। तो अर्धपूरित विन्यास हो या पूर्णपूरित विन्यास हो, वो क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा स्थायित्व दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकाल दें और एक 5d से और एक 4f से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकल जाएंगे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और जब भी कोई मेटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वह किस स्टेट में आ जाता है, सीरियम +4 में आ जाता है। तो सीरियम +4 में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब सीरियम जब +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस अक्रिय गैस के विन्यास के बराबर हो गया, ज़ीनोन के बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगा हमारे पास, स्थायी। तो सीरियम +4 में स्टेबल होता है, ठीक है। अगर हम टर्बियम की बात करें तो टर्बियम से अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाह्यतम कोश से, तो इसके पास क्या आएगा, 4f9 आएगा। तो 4f9 क्या स्टेबल होगा क्या, अगर 4f में 14 होते दैट मीन्स वो स्टेबल होता, या फिर हाफ फील्ड की बात करें तो 4f में 7 होते तो स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 9 है। तो मैं कह दूँ कि ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे इससे अपन, तो टर्बियम क्या आ जाएगा, +4 में आ जाएगा। और +4 में आने का मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 यहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे, और यहाँ 4f में कितने बचेंगे हमारे पास, 7 बचेंगे। इसका मतलब यहाँ टर्बियम जो होता है वो कैसा होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाफ फील्ड होता है या अर्धपूरित विन्यास रखता है, इसलिए क्या होता है, ये अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। अब देखो, ये तो हो गए +4 के अंदर। अब क्या सभी एलिमेंट्स +4 भी शो करते हैं क्या, नहीं। क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स क्या दर्शाते हैं हमारे पास, +2 भी दर्शाते हैं। क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो +2 भी दर्शाते हैं। अब +2 वाले कौन से होते हैं, तो हमने कहा कि एक होता है हमारे पास यूरोपियम, और यूरोपियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 63 होता है। उसके बाद होता है हमारे पास इट्रिबियम, इट्रिबियम इसके नीचे आता है। ठीक है, तो ये होता है 70, तो ये कितना हो गया, 70। अब अगर इन दोनों की बात करें अपन, तो यूरोपियम और इट्रिबियम जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे पता चलेगा, तो जीनोन, उसके बाद क्या आएगा, 4f 5d और 6s। यहाँ पे क्या होगा, जीनोन 4f 5d और 6s। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 6s में 2, जीनोन कितना हो गया, 50, कितना हो गया, 54। यहाँ पे भी 54 के बाद यहाँ पे दोनों में क्या होंगे, डी में 0 होंगे। अब 54 और 2 56 हो गया। 56 के बाद यहाँ कितने बचने वाले हैं, 7, और यहाँ पे 54 यहाँ पे कितना हो गया, 56, और 56 के बाद कितना बचने वाला है यहाँ पे, 14। अब देखो दोनों एलिमेंट्स को, आपको क्या शो हो रहा है कि इन दोनों यूरोपियम और इट्रिबियम के अंदर अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो यहाँ पे विन्यास क्या आएगा, 4f7, और यहाँ से भी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ क्या आएगा, 4f14। तो यहाँ से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डिडक्ट कर लिए, निकाल लिए, तो यूरोपियम किस कंडीशन में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जीनोन, और यहाँ 4f में मिल जाएंगे आपको 7, जो कैसा है, अर्धपूरित विन्यास है। इसमें अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जीनोन, और उसके साथ क्या आ जाएगा, 4f में 14 आ जाएंगे। तो ये कौन सा है हमारे पास, पूर्णपूरित विन्यास। तो आप क्या कहोगे, यूरोपियम और इट्रिबियम जो होते हैं वो क्रमशः है +2, क्रमशः नहीं, यूरोपियम और इट्रिबियम क्रमशः है अर्धपूरित विन्यास एवं पूर्णपूरित विन्यास स्थायित्व दर्शाने के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायित्व या अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई कि भी सारे के सारे तो क्या होते हैं, +2 3 दर्शाते नहीं है। अगर जनरली बात करें तो लेंथेनॉइड क्या दर्शाते हैं, +3 शो करते हैं, और लेंथेनॉइड को हम इंडिकेट करते हैं Ln से, तो यहाँ पे अपन Ln3+ भी शो कर सकते थे। आपने कहा सीरियम था, इधर कौन था आपका, यूरोपियम और इट्रिबियम, इधर सीरियम और टर्बियम था।
ये +4 और ये भी +4 शो कर रहा था, ये +2 और ये भी +2 शो कर रहा था। तो जो +4 शो करते हैं वो +4 शो करने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीकारक प्रकृति दर्शाते हैं। और यहाँ जो +2 वाले हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, अपचायक प्रकृति दर्शाते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। अब ये ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति क्या होता है, ध्यान का रखना है। जो तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जो तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, क्योंकि ये अपनी और जो आपके पास न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है वो क्या होता है, अपचय का कार्य करता है। ऑक्सीकारक बोले तो दूसरे का ऑक्सीकरण कर देंगे और खुद का क्या कर लेंगे, अपचयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसका अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब अगर अपन बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कौन, लैंथेनॉइड। तो अगला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाशीलता या रासायनिक क्रियाशीलता। क्या होता है रासायनिक क्रियाशीलता, क्या समझते हो आप? सभी लोग जानते हैं, आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। भाई कोई भी आपके पास जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे आपने लैंथेनॉइड की कहा, तो लैंथेनॉइड किसी हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, हेलोजन के साथ कैसे कर रहा है, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के साथ कैसे रिएक्ट करता है, टेंडेंसी क्या होती है रिएक्ट करने की, दैट मीन्स वो क्या होती है हमारे पास, केमिकल रिएक्टिविटी होती है लैंथेनॉइड की। तो उससे पहले मैं एक आपको भी चीज़ बता देता हूँ कि अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, विद्युत धनी गुणधर्म की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप लैंथेनॉइड बोलते हो तो लैंथेनॉइड सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मेटल्स इस संसार में किसके लिए आए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दान करना उनको, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और जब भी कोई मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया, वो खुद क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो गया। तो हम क्या कहेंगे, लैंथेनॉइड एलिमेंट सामान्यतः 3 इलेक्ट्रॉन दान करके लैंथेनम 3+ या लैंथेनॉइड 3+ बनाते हैं, या लैंथेनम धनायन बनाते हैं, अतः वो क्या होते हैं, अधिक विद्युत धनी गुणधर्म शो करते हैं। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग नेचर की, अपचायक प्रवृत्ति की, तो अपचायक प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण क्या होते हैं, ये अपचायक प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ये तो थे 2 छोटे पॉइंट। अब अपन बात करने वाले हैं वो क्या होगा हमारे पास कि कौन कौन से रिएक्शंस कैसे होती हैं, कौन कौन सा कंपाउंड बनता है। तो आपको याद कुछ नहीं रखना, जब भी कंपाउंड की बात आती है तो आपको क्या करना होता है, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन, एक धनाइन और एक ऋणाइन, उनके ऊपर चार्ज बैलेंस करना होता है और आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। मैं यहाँ पे लैंथेनॉइड लिख लेता हूँ Ln, ठीक है। यहाँ जो लैंथेनॉइड है अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना आप, पहला जो लिखा है हमने उसमें अगर अपन रिएक्शन करवा देते हैं लैंथेनॉइड की, किसके साथ है, वाटर के साथ करवा देते हैं, किसके साथ है, वाटर के साथ, जल। तो जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, Ln+H2। वाटर के साथ जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, क्या होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म। कैसे पता चला आपको, लैंथेनॉइड को अपन क्या लिखते हैं, Ln3+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- आयन होता है। जब भी आप कंपाउंड फॉर्म करते हो ना तो यहाँ पे जो चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो चार्ज है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इसके नीचे कौन आएगा, लैंथेनॉइड के नीचे OH आ जाएगा, और इस OH के नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 3। तो क्या होता है, सामान्यतः जब आप लैंथेनॉइड की विक्रिया करते हैं जल के साथ तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर अपन लैंथेनॉइड एलिमेंट की बात करें तो लैंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से। तो सीरियम का जो ट्राई हाइड्रोक्साइड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सीरियम OH थ्राइस। उसके बाद प्रोमीथियम हाइड्रोक्साइड होगा, और ऐसे चलते 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 कहाँ पहुँचेंगे अपन, अंतिम कहाँ होता है, लैंथेनॉइड ल्यूटेशियम तक होता है। तो ये ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, क्षार हो गए, क्षारीय प्रवृत्ति। तो अगर मैं इनके क्षारीय प्रवृत्ति की बात करूँ, बेसिक नेचर की बात करूँ, तो बेसिक नेचर क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बेसिक नेचर हमेशा डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ से आपके पास जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उसमें से सीरियम का जो हाइड्रोक्साइड है
वो अधिकतम क्षारीय होगा, और ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सबसे कम क्षारीय होगा। अगर आपको कोई ये बोले कि सीरियम को आप +4 में शो करो और लैंथेनॉइड जो होते हैं वो सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, मान लो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, मान लेते हैं अपन। तो सीरियम का टेट्रा जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो अगर उसको आपने वाटर में डिजोल्व किया तो टेट्रा हाइड्रोक्साइड बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, टेट्रा हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या मतलब है सर इसका? मतलब ये है कि अगर आप इनकी रिएक्शन करवाने के बाद बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य की बात करते हैं, तो वही बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा आपका, कम होगा। और कम होने का मतलब सीरियम का टेट्रा हाइड्रोक्साइड अधिकतम क्षारीय होता है, और जो ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारे पास न्यूनतम क्षारीय होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो जल के साथ जब भी रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर ठंडा जल होगा तो रिएक्शन स्लो स्टॉप में होगी, स्लो होगी, है ना। और अगर आपके पास गर्म जल होगा तो अभिक्रिया क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। क्या बना था यहाँ पे, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पे किससे विक्रिया कराता हूँ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही विक्रिया करेगा कौन, लैंथेनॉइड तत्व है। देखो लैंथेनम क्या होता है, लैंथेनॉइड कुछ ऐसे होता है Ln+3, और ऑक्साइड क्या होता है O2-। तो यहाँ पे आप रिएक्शन करोगे तो Ln के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो लैंथेनॉइड जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो Ln2O3 प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। मतलब क्या होगा, सीधा सा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल किसका ध्यान रखना है, सीरियम का। सीरियम जो होता है वो +4 में स्टेबल होता है, इसलिए सीरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, और वो कौन सा करता है, CeO2 फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि लैंथेनॉइड को आपने किससे रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, आपको टेम्परेचर रिक्वायर होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे आपके पास 2 कंपाउंड बन सकते हैं, या तो LnS2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, या LnS3 प्रकार के कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। सीधी सी बात क्या है, हाइड्राइड बनेगा। क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो हाइड्राइड वाला कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, अरस समीकरणमितीय होता है। और अरस समीकरणमितीय का मतलब क्या होता है कि दोनों जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, लैंथेनॉइड का तत्व है और ये हाइड्रोजन वाला, वो समान अनुपात में यहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं, 1:1 में मिश्रित नहीं होते हैं। तो वो कौन से कंपाउंड हो गए, नॉन स्टाइकोमेट्रिक या फिर रस समीकरणमितीय। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हैलोजन के साथ, तो हैलोजन से क्या होगा, देखो लैंथेनॉइड को अपन शो करते हैं +3 के अंदर नॉर्मली, और हैलोजन क्या होता है X-, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ln(X3)। बोले तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राई हैलाइड बनता है। क्या बनता है, ट्राई हैलाइड यौगिक बनते हैं। तो ऑक्सीजन से हो गया, हाइड्रोजन से हो गया, हैलोजन से हो गया, वाटर से हो गया। अगर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ नॉन मेटल्स की, किसकी बात कर लेते हैं, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल कौन कौन सा हो सकता है आपके सामने, है ना। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास नॉन मेटल जो दिया गया है वो हो सकता है नाइट्रोजन हो। तो लैंथेनॉइड जो होता है अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करे, अगर कार्बन से रिएक्ट करे, और हमारे पास यहाँ पे सल्फर से रिएक्ट करे, तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। अगर कार्बन से करेगा तो क्या बनेगा, कार्बाइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बाइड। और अगर हमारे पास लैंथेनॉइड जो होते हैं वो सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर सल्फाइड में H2- और लैंथेनाइड क्या होते हैं 3+। इन दोनों को आप क्या करा सकते हो, Ln2S3। तो यहाँ क्या बनेगा, Ln2S3 कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारी की सारी कौन सी रिएक्शंस हैं, लैंथेनॉइड की केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ जो लैंथेनॉइड के साथ अगर अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कार्बन वाला लिखा ना, नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर वाला। तो अगर लैंथेनॉइड होगा वो नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर। क्या रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर। और यहाँ पे आपको लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आसपास रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने चर्चा की है लैंथेनॉइड तत्वों के बारे में कि उनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।